आज का टॉपिक है प्लूरा। प्लूरा को पढ़ेंगे 9 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके लेयर्स देखेंगे, उसके बाद पल्मोनरी लिगामेंट क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद रेसेस। रेसेस का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, प्लूरा का एक्सटेंशन को ही रेसेस बोलते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, कितने होते हैं, उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई, इसकी आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज और लास्ट में क्लिनिकल पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, प्लूरा है क्या? प्लूरा एक 2 कंटिन्यूस सीरस मेम्ब्रेन हैं, मेम्ब्रेन्स, 2 कंटिन्यूस सीरस मेम्ब्रेन्स हैं लाइन बाई मेसोथीलियम, जो कि अपने लंग्स को कवर करती हैं। सीरस मेम्ब्रेन है, अंदर से तो मेसोथीलियम से लाइन है, लेकिन है कितनी? 2 है। कि एक मेम्ब्रेन आ रही है और वो ऐसे यहाँ पर एंड नहीं हो रही, वही कंटिन्यू रही है। कंटिन्यूस का मतलब यही है कि वही बदल के दूसरी लेयर बना रही है। एक्चुअल में होता क्या है, ये यहाँ पे प्लूरल सैक होते हैं। जब लंग्स की डेवलपमेंट होती है तो लंग्स की जो बड हैं वो इसके अंदर ऐसे प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ वाला हिस्सा जो है वो तो इस लंग्स के लोब के साथ में चिपक जाता है, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो ऐसे बाहर रह जाता है। तो बीच में बन गई कैविटी, जिसको बोल दिया प्लूरल कैविटी। तो एक्चुअल में डायग्राम जो निकल के आया वो कुछ ऐसा हो गया कि बड ने प्रेशर लगाया और जो एक सैक था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कितनी लेयर हैं? 2 लेयर हैं, जो आपस में कंटिन्यूस हैं और सीरस टाइप की हैं, जिसको अंदर की तरफ से मेसोथीलियम से लाइन किया गया है। ये बात हुई। तो अब बात करूँ कि ये हो गई मेरी लेयर्स की बात करूँ कि लेयर्स ऑफ प्लूरा। तो बाहर वाली होगी अपनी पैराइटल और अंदर वाली होगी अपनी विसरल, और इन दोनों के बीच में जो बन गया वो बन गई प्लूरल कैविटी। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। विसरल को एक तरीके से अपन जब अगर लंग्स को अगर अपन काट के बाहर निकालें तो विसरल को अपन अलग नहीं कर सकते। लंग्स का जो टिश्यू है उसके वो इतनी एडेशन में रहती है कि उससे सेपरेट नहीं हो सकती। तो इसलिए विसरल को पढ़ते नहीं है, क्योंकि उसके अपन पार्ट्स नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो लंग्स के साथ ही चिपकी हुई है, तो उसके पार्ट करने का कोई डिफरेंट मतलब नहीं है कि वो तो अलग तो होगी नहीं, उसको डिफर तो कर ही नहीं सकते। पढ़ते हैं पार्ट्स पैराइटल प्लूरा के, कि पैराइटल प्लूरा को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया है। कोस्टल प्लूरा, कोस्टल का मतलब है यहाँ पर अपनी रिब्स से, कि वो वाला हिस्सा प्लूरा का जो रिब्स के कांटेक्ट में है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये सारा किसके कांटेक्ट में है? रिब्स के कांटेक्ट में है। जो बीच वाला हिस्सा है, बीच में क्या है? अपना हार्ट है। और हार्ट किस जगह पे होती है? दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को, और सामने स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम। ये अगर एक स्क्वायर या फिर क्यूब की तरह लगा लूँ तो ये क्या, जो बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? उसको मीडियस्टिनम बोलते हैं। तो वो वाला प्लूरा का फेस जो कि मीडियस्टिनम की तरह है उसको क्या बोल दिया? मीडियस्टिनल प्लूरा। डायफ्रामेटिक सरफेस, डायफ्रामेटिक प्लूरा, नीचे क्या है? डायफ्राम है। तो डायफ्राम को जो टच में है, उसको जो टच कर रही है उस प्लूरा को क्या बोल दिया? उस हिस्से को डायफ्रामेटिक प्लूरा। सर्वाइकल प्लूरा, सर्वाइकल का मतलब यह है कि जो अपनी फर्स्ट रिब है, लंग्स ऐसे होते हैं, लंग्स का जो एपेक्स होता है वो फर्स्ट रिब के ऊपर निकला हुआ रहता है, तो इसी को बोलते हैं एपिकल लोब्यूल बोलते हैं लंग्स के केस में। और जो यहाँ पर इस हिस्से के ऊपर जो प्लूरा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिब से ऊपर एक तरीके से नेक की आ गई, नेक के लिए वर्ड यूज होता है सर्वाइकल। तो ये बात। अब दूसरी बात ये है कि जब अपन बात करें इसकी प्लूरा की, तो ये अपनी फर्स्ट रिब है, मान लो कोरोनल सेक्शन ले रहा हूँ, फर्स्ट रिब है और ऊपर नेक है, नीचे है। तो फर्स्ट रिब से ऊपर पीछे की तरफ एक ये फेसिया है जिसको बोलते हैं सिब्सन फेसिया, जो कि इसके पीछे लंग्स ऐसे होते हैं, और नीचे अपनी ये स्टर्नम वगैरह आ गई, ये पीछे पोस्टीरियर हिस्सा, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो फर्स्ट रिब जो है उससे नेक की तरफ एक फेसिया निकलती है जिसको सिब्सन फेसिया बोलते हैं। काम क्या है इसका? काम यही है कि ये नेक के जो भी कंटेंट हैं उसको एक शेप प्रोवाइड करती है, उसमें हेल्प करती है। तो इसकी अगर अपन वो देखें, रिलेशंस देखें कि, क्योंकि बाकियों के रिलेशन में क्या आएगा, कोस्टल के रिलेशन में क्या आएगा, जितनी भी सारी रिब्स हैं वो इसके रिलेशन में। डायफ्रामेटिक प्लूरा के रिलेशन में क्या आएगा? डायफ्राम आएगा।
मीडियस्टिनल के रिलेशन में क्या आएगा, हार्ट और उसकी ब्लड वेसल्स और पेरिकार्डियम, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सर्वाइकल प्लूरा को देखें तो इसके होता है कि इसके एंटीरियर में क्या है, इसके पोस्टीरियर में क्या है, इसके मीडियल साइड में क्या है और इसके लेटरल साइड में क्या है। तो एंटीरियर में होती है स्केलियस एंटीरियर मसल, लेटरल में होती है स्केलियस मीडियस मसल, मीडियल साइड में होती है अपनी ग्रेट वेसल्स ऑफ नेक, और पोस्टीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर में होती है अपनी फर्स्ट रिब जो कि घूम के आ जाती है। फर्स्ट रिब ये थोड़ी है कि आगे आगे है, ये पीछे भी तो घूम के जा रही है, वर्टिबल कॉलम से जाके अटैच हो रही है। रिब्स का मतलब क्या है, सामने स्टर्नम और पीछे वर्टिबल कॉलम से अटैच होना। तो पोस्टीरियर में क्या है, फर्स्ट रिब आ गई, ये बात समझ में आई। अब एंटीरियर में क्या है, स्केलियस एंटीरियर। ये कहाँ पढ़ेंगे, ये ट्रायंगल्स ऑफ नेक पढ़ते हैं, वहाँ पे ये मसल्स आती हैं, स्केलियस एंटीरियर, स्केलियस मीडियस। तुम जब सबक्लेवियन आर्टरी के पार्ट पढ़ते हो वहाँ पर भी तो ये मसल आती है स्केलियस एंटीरियर। स्केलियस एंटीरियर के बेसिस के ऊपर ही तो सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट करते हैं। स्केलियस मीडियस जो है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का कंटेंट है। मिडिल साइड में ग्रेट वेसल्स ऑफ नेक। ग्रेट वेसल्स क्या होती हैं, जो कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड या जुगुलर वेन, ये सब क्या होती हैं, ग्रेट वेसल्स ऑफ नेक, जो पूरे नेक और हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं, उनको ग्रेट वेसल्स बोलते हैं। तो ये कि इसके वो हो गए रिलेशन हो गए सर्वाइकल प्लूरा के। बाकियों के रिलेशन मैंने एक एक लाइन में ही बता दिए क्योंकि उससे ज़्यादा उनके रिलेशन है ही नहीं। अब बात करते हैं पल्मोनरी लिगामेंट की। तो जब मैंने बात करी थी कि प्लूरा यहाँ पर आकर के ऐसे फोल्ड हो जा रही है, तो यहाँ पर जब फोल्ड होती है तो वो एक तरीके से ये समझो कि ऐसा ही जगह रह जाती है। ये रूट ऑफ लंग के नीचे का हिस्सा बता रहा हूँ। रूट ऑफ लंग मतलब जहाँ पर लंग्स के अंदर कंटेंट जा रहे हैं, कुछ आर्टरी, वेन, ब्रोंकस वगैरह जा रहे हैं, उस हिस्से को रूट ऑफ लंग बोलते हैं। रूट ऑफ लंग के जस्ट नीचे जो हिस्सा है वहाँ पर अपनी ये विसरल प्लूरा हो गई, ये पैराइटल प्लूरा हो गई, और ये ऐसे हैंग कर जाती है, नीचे की तरफ लटक जाती हैं। इसके ये लटकने का मतलब क्या है, क्योंकि जब जैसे ही अपन ने सांस लिया तो लंग्स को ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी, और जैसे ही अपने सांस छोड़ा ये जो ब्रोंकस है इसकी थोड़ी सी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है। तो ये स्पेस देने के लिए कि ब्रोंकस को नीचे आने के लिए स्पेस मिले, उसके लिए यहाँ पे ऐसे खाली जगह पड़ जाती है। तो पैराइटल और विसरल प्लूरा का एक डबल फोल्ड की तरह यहाँ पे एक लटकी हुई चीज़ रह गई, जिसको बोल दिया क्या, पल्मोनरी लिगामेंट। तो पल्मोनरी लिगामेंट का मतलब समझ में आया। इसका यूज क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इसका यूज है कि ये ब्रोंकस की मूवमेंट को जगह दे पाए। ठीक है, और दूसरी बात ये है क्या, वो बता दिया मैंने, पैराइटल और विसरल प्लूरा से मिलकर ही बना है। अब बात करते हैं रेसेस ऑफ प्लूरा। अब रेसेस ऑफ प्लूरा से क्या मतलब है, रेसेस ऑफ प्लूरा मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ प्लूरा बिहाइंड लंग्स। वो हुआ क्यों, क्योंकि जब विसरल प्लूरा तो ऐसे रह गई, मान लो मैंने बोला चिपकी हुई रहती है लंग्स टिश्यू से, तो लंग्स के टिश्यू से चिपकी रह गई, लेकिन पैराइटल प्लूरा थी और इनके बीच में क्या था, प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के अंदर क्या था, प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड के ऊपर ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, जिसकी वजह से ये जो लेटरल साइड में ये ऐसे न रह के ऐसे हो जाती है। क्यों हो गई, ग्रेविटी के कारण इसमें फ्लूइड था और उसकी वजह से पैराइटल प्लूरा के ऊपर कंटिन्यूस ग्रेविटी का असर हुआ और वो रेसेस बन गया। रेसेस मतलब एक्सटेंशन, तो पैराइटल प्लूरा के एक्सटेंशन है रेसेस ऑफ प्लूरा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, रेसेस का मतलब क्या है, एक्सटेंशन है प्लूरा। कौन सी प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। अब इसमें 2 टाइप के रेसेस होते हैं, एक कोस्टोमीडियस्टिनल और एक कोस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस। कोस्टोमीडियस्टिनल का मतलब क्या है, जब अपन ने लेफ्ट साइड का लंग्स पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर हार्ट आता है, हार्ट के लिए जगह रहती है। तो हार्ट के लिए जगह रहती है तो वहाँ पर भी एक फोल्ड बनता है। ये मान लो ये अपना हार्ट है, तो यहाँ पर भी प्लूरा का ऐसे जो पैराइटल प्लूरा होगी उसका एक्सटेंशन रहेगा। तो ये जो एक्सटेंशन है उसको क्या बोल दिया, कोस्टोमीडियस्टिनल, कि मीडियस्टिनल की साइड में सिर्फ लेफ्ट लंग के अंदर हार्ट की वजह से जो डिफॉर्मिटी ये कह लो या फिर जो नॉर्मल शेप एज कम्पेयर टू राइट में नहीं रहा, उसकी वजह से वहाँ पर पैराइटल प्लूरा हैंग कर जाती है, जो बनाती है कोस्टोमीडियस्टिनल रेसेस। ठीक है, दूसरी क्या है, कोस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस। ये कहाँ होता है, ये होता है मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर 8, 9, 10th, 8 से 10th रिब के बीच में। मतलब कि लंग्स का लेवल जो है वो तो 8th रिब तक खत्म हो जाता है, 10th रिब तक क्या है, 10th रिब तक इसका एक्सटेंशन है, पैराइटल प्लूरा का एक्सटेंशन है।
इसकी इम्पोर्टेंस भी है क्लिनिकल में, बाद में बताऊंगा वो मैं। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस कहाँ होता है, मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर होता है और 8 टू 10th रिब के बीच में रहता है। इतने हिस्से में सिर्फ प्लूरा रहेगी, ठीक है। रेसिस ऑफ प्लूरा समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग अपनी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई पैराइटल और विसरल प्लूरा की अलग अलग देखते हैं। अलग अलग क्यों? क्योंकि अलग अलग नर्व सप्लाई कर रही है। पैराइटल प्लूरा को इंटरकोस्टल नर्व और फ्रेनिक नर्व करती हैं सप्लाई। जब अपन लंग्स का हार्ट का डायग्राम जब पढ़ते हैं तो हार्ट के डायग्राम में जो पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम के ऊपर में मान लो ये पेरिकार्डियम है, तो इसके दोनों तरफ में एक एक नर्व रहती है जिसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक का मतलब क्या है कि ये डायफ्राम, फ्रेनिक का मतलब ये डायफ्राम के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेनिक नर्व वो नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, लेकिन रास्ते में अपने लंग्स पड़ जाते हैं तो प्लूरा को भी सप्लाई करके जाती है। तो पैराइटल प्लूरा, पी फ्रेनिक नर्व, इंटरकोस्टल नर्व, वी फॉर विसरल, वी फॉर वेगस नर्व। विसरल कौन सप्लाई करेगी? वेगस नर्व विसरल को सप्लाई करती है। अच्छा, इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि वेगस नर्व जो होती है वो तो पेन सेंसिटिव होती ही नहीं है, तो इसका मतलब विसरल जो प्लूरा है वो पेन सेंसिटिव नहीं है, तो ये पेन सेंसिटिव नहीं है, पेन सेंसिटिव नहीं है, और ये पेन सेंसिटिव है, ठीक है। पेन सेंसिटिव पैराइटल है। हार्ट के केस में भी सेम है, जो उसकी आउटर लेयर होती है वो पेन सेंसिटिव होती है, इंटरनल होती है वो नहीं होती है। सेम लंग्स के केस में इंटरनल जो है वो पेन सेंसिटिव नहीं है, सिर्फ बाहर वाली पेन सेंसिटिव है। अच्छा, और हाँ, ये रेसिस के बारे में एक बात और बता दूँ, ये सिर्फ मान लो अपन ने इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है, तो लंग्स जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो पैराइटल प्लूरा को मतलब एक तरीके से ये वाली चीज़ अगर साइज में बढ़ेगी तो बाहर वाली चीज़ स्ट्रेच होगी तो ये रेसिस जो है ये गायब हो जाएगा। तो जो भी अब मैं रेसिस की बात कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन के टाइम पे ही दिखते हैं, इंस्पिरेशन करने के बाद में नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो लंग्स के एक्सपेंशन के कारण पैराइटल प्लूरा स्ट्रेच हो जाती है। नर्व सप्लाई की बात हो गई। अब आर्टेरियल सप्लाई, तो एक वर्ड देखो तुम, इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल का मतलब क्या है कि इन बिटवीन द रिब्स, इन बिटवीन द रिब्स के बीच में जो भी मसल्स होती हैं वहाँ उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और उसके बीच की जो वहाँ पर जो उस मसल्स को जो सप्लाई कर रही है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल नर्व। और ऐसे ही वहीं पर आर्टरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल आर्टरी। उसके अलावा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करती है। इंटरनल थोरेसिक अगर तुम जब ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ते हो वहाँ पर भी पढ़ते हो, और ये जब तुम डायफ्राम की ब्लड सप्लाई पढ़ोगे वहाँ पर भी पढ़ोगे, तो इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। तो एक जगह याद रखो सारे नाम, तब बाकी जगह याद करने में आसानी रहती है। तो आर्टेरियल सप्लाई में क्या बताया मैंने? इंटरकोस्टल आर्टरी सेम एज इंटरकोस्टल नर्व, और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। वेनस सप्लाई, वेनस सप्लाई नहीं, सप्लाई कहाँ होता है? वेनस ड्रेनेज होता है, क्योंकि वेन की कोई सप्लाई नहीं होती। वेन का मतलब ये नहीं कहीं पे वो ब्लड लेके जा रही है, वेन का मतलब ये होती है कहीं से ब्लड लेके आ रही है। तो वेनस ड्रेनेज कि यहाँ से ब्लड लेके कौन जा रहा है, तो वो होती है अपनी एक एजाइगस वेन और एक इंटरनल थोरेसिक वेन। सेम इंटरनल थोरेसिक वेन मेमरी ग्लैंड, और एजाइगस वेन का एक इम्पोर्टेंस ये है कि तुम्हें थोरेक्स में या एब्डोमेन में कहीं पे कुछ भी चीज़ ऐसे दिखे कि हाँ यहाँ पर मेरे को और कुछ नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एजाइगस वेन घुसा दो नाम। क्यों? क्योंकि एजाइगस वेन पूरे थोरेक्स और एब्डोमेन के जो भी वेनस ड्रेनेज है उसका काम करती है एजाइगस वेन। इसमें एसेसरी हेमी एजाइगस और हेमी एजाइगस वेन भी शामिल होती हैं। इसका डायग्राम भी होता है, बीडी चौरासी में दिया हुआ है, ऐसा सा डायग्राम होता है। ये अपनी एजाइगस वेन है, मतलब यहाँ पर थोरेक्स वाला हिस्सा आ गया, ये इससे ऊपर थोरेक्स है, इससे नीचे एब्डोमेन है, और मान लो ये अपनी बॉडी है। तो बॉडी के अंदर इसका डायग्राम कुछ कुछ ऐसा सा होता है। ये एजाइगस, ये एसेसरी हेमी एजाइगस, ये हेमी एजाइगस, तो ये भी इसी एजाइगस में ड्रेन कर रही है, एसेसरी हेमी एजाइगस, और हेमी एजाइगस भी इसी में ड्रेन कर रही है, और एजाइगस वेन फिर सुपीरियर वेना कावा में ड्रेन करती है। तो एजाइगस वेन की डायग्राम कुछ कुछ ऐसा होता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एजाइगस वेन का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये पूरे थोरेक्स और एब्डोमेन की वेनस ड्रेनेज का काम करती है एजाइगस वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम वही नाम छापने, इंटरमेमरी लिम्फ नोड,
इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, पोस्ट मीडियास्टिनल लिम्फ नोड, और ये सभी मिलके किस में ड्रेन करते हैं, डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड में, और वहाँ से आगे फिर अपनी जो थोरेसिक डक्ट होती है उसके थ्रू ड्रेन हो जाता है सुपीरियर वेना कावा में। ठीक है, अब बात कर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात हो गई, अब बात करते हैं क्लिनिकल पॉइंट की। तो क्लिनिकल पॉइंट में जो सबसे मेन चीज़ जो है वो है प्लूरा के केस में प्लूरल कैविटी, या फिर मैं बोलूँ प्लूरल फ्लूइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उसी के अंदर हवा भरने के चांसेस हैं, उसी के अंदर कोई एयर जाने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्लूरिसी। प्लूरिसी का मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा को ही बोलते हैं प्लूरिसी, की प्लूरा की इन्फ्लामेशन हो गई। अब न्यूमोथोरेक्स क्या है? न्यूमोथोरेक्स का मतलब है कि जो प्लूरल कैविटी थी अपने अंदर नहीं, प्लूरा के अंदर, उसमें क्या भर गई? एयर। कोई एयर का उसमें बबल आ गया या कुछ भी आया, उसकी वजह से बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, डिजीज का नाम है। हीमोथोरेक्स का मतलब यह है कि जो अपनी प्लूरल कैविटी थी उसके अंदर क्या आ गया? ब्लड आ गया, तो उसको क्या बोल देंगे? हीमोथोरेक्स। हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स, तो हाइड्रो मतलब फ्लूइड, न्यूमो मतलब एयर, तो फ्लूइड और एयर दोनों जिसमें हैं, फ्लूइड प्लस एयर प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी, तो उस बीमारी को क्या बोल देंगे? हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। एम्फीमा का क्या मतलब है कि अगर वहाँ पर पस हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इन सब ये सब चीज़ें हो गई, तो इनको ट्रीट कैसे करें? मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लड हो गया, तो ब्लड के लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए एस्पायरेशन करेंगे। एस्पायरेशन का मतलब नीडल डाल के, सिरिंज डाल के और वहाँ से खींच लेना कोई फ्लूइड को, उसको बोलते हैं एस्पायरेशन। तो मैंने यहाँ पर आएगा अपना कोस्टोडायफ्रामेटिक जो रेसेस था वो काम में आएगा। उसकी मार्जिन क्या थी? मिड एक्सिलरी लाइन ऊपर से, मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर 8th 9th और 10th, या तो यहाँ पर नीडल इंसर्ट करो या यहाँ पर, ये किसके लेवल हैं? रिब्स के। मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर 8th 9th और 10th रिब को पाल्पेट करो, और फिर या तो 8th 9th के बीच में या 9th 10th के बीच में नीडल घुसाओ, और वहाँ पर अगर ब्लड है तो उसको एस्पायरेशन कर लो, एयर है तो उसको एस्पायरेशन कर, मतलब ये जो कंडीशन है इनका ट्रीटमेंट कैसे है वो बता रहा हूँ। तो एस्पायरेशन से होता है, और ये चीज़ वहाँ पर रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ प्लूरा के सभी अपने 9 हेडिंग्स कंप्लीट की। थैंक यू।